हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। आज मैं आपको जो हमारा सीटेट का ऑलरेडी हम पहले की वीडियो में जान चुके हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम अपना सब्जेक्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगी कि CDP है क्या। CDP जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्लस आपका जो है चाइल्ड साइकोलॉजी, इन दोनों को जोड़ें तो बनता है CDP। अब ये CDP हमारा बेस होता है टीचिंग पार्ट का, क्योंकि हमें पता है हमारे बाकी सभी सब्जेक्ट में, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो है पेपर 1 और पेपर 2 के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन CDP एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो पेपर 1 में भी आना है और पेपर 2 में भी आना है। तो चलिए जानते हैं कि CDP क्या है, और CDP के साथ साथ हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी वेटेज देखते हैं और उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करें सीटेट के सिलेबस की। सिलेबस से पहले जान ले थोड़ी सी नॉलेज ले लें हम किसकी, अब सब्जेक्ट की। आप ऑलरेडी जानते हो कि इसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं कि कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो इसमें हमारे 5 सब्जेक्ट रहते हैं, पेपर 2 में भी 5 ही रहते हैं, बट वहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। पहले बात कर ले पेपर 1 की। पेपर 1 में हमारा जो एक सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी है, जिसके बारे में हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्लास लेंगे। ये 30 मार्क्स का है। सेम वैसे ही हमारे पास लैंग्वेज आएगी, एक लैंग्वेज 1 होगी और एक लैंग्वेज 2 होगी। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है, ध्यान से दीजिए। जो देखिएगा, आप जो बच्चे पहले से ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं उनको तो इसकी नॉलेज होगी कि पेपर 1 क्या है और पेपर 2 क्या है, यानी कि सॉरी लैंग्वेज 1 क्या है और लैंग्वेज 2 क्या है। लैंग्वेज 1 वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं और हम अपने पेपर में कौन सी लैंग्वेज का पेपर पहले करना चाहते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम का बच्चा इंग्लिश की लैंग्वेज में कंफर्टेबल होता है और हिंदी मीडियम का बच्चा हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होता है। तो आपके पास यहाँ पे चॉइस होती है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा लेना चाहते हैं, ये आपकी अपनी खुद की चॉइस रहेगी। साथ ही यहाँ पर पेपर 1 में हमारा 30 मार्क्स का रहता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को भी हम क्या करते हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स को हम टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने आते हैं 30, और उनके मार्क्स भी क्या है 30। लेकिन इस 30 को 2 भागों में बांटा जाता है। पूरा का पूरा 5 सब्जेक्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। 2 पार्ट्स कौन से हैं, एक हमारा थ्योरी पार्ट और देन एक पैडा पार्ट। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की तो यहाँ पर पहले हिंदी की पैडा पार्ट और यहाँ पर उसका पैडागोजी पार्ट यानी कि ग्रामर पार्ट। साथ ही ऐसे इंग्लिश का भी हमारा ग्रामर पार्ट और उसका पैडागोजी पार्ट। मैथ में भी पहले हमारा बेसिक जो हम पढ़ते हैं 1st to 5th तक का मैथ्स और देन फिर उसका पैडागोजी पार्ट। और लास्ट में EVS में भी हमारा यही रहता है 15 मार्क्स का पूरा NCERT बेस, जिसमें हमारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन आते हैं EVS से रिलेटेड, और साथ ही 15 नंबर का यहाँ भी रहता है पैडागोजी पार्ट। तो सबसे पहले इस पैडागोजी पार्ट को ही डिस्कस कर लें। पैडा क्या होती है भाई, पैडा जो है हमारी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। जो सीटेट का जो एग्जाम है वो हमारी 2 तरह का टेस्ट लेता है, एक हमारा IQ टेस्ट लेता है और एक हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट लेता है। आप लोग जानते हैं कि सीटेट क्वालिफाई होने के बाद गवर्नमेंट परमानेंट जॉब तो नहीं मिलती, पर गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सीटेट से होकर ही निकलता है। यानी कि सीटेट हमें क्या देता है, हमें ये प्रूफ देता है कि हम टीचर बनने की क्वालिटी हमारे अंदर है। अब टीचर बनने की क्वालिटी हमारे अंदर है, इसके लिए हमारा CBSE बोर्ड, हमारी NCERT जो सीटेट कंडक्ट कर रही है वो आपके पेपर को 2 पार्ट्स में बांटती है। 2 पार्ट्स में कैसे बांटती है, अगर 150 नंबर का पेपर है, 150 का पेपर है, तो उसमें से 75 मार्क्स का आपका थ्योरी पार्ट रहता है और 75 का आपका पैडागोजी पार्ट रहता है। अब ये पैडागोजी जो 75 का है, अगर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि अगर आपको एक CDP सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, CDP जिसकी मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई थी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये मानकर चलिए कि सीटेट का 75% जो है काम आपने कर लिया। यानी कि एक सब्जेक्ट पढ़ने से 150 में से 75 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं हम आसानी से कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया CDP आपको मैं पढ़ाऊंगी। इस CDP का सिलेबस क्या रहेगा आज की वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है जो फर्स्ट टाइम CDP आई थिंक जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं CDP के सिलेबस की बात करते हैं। CDP का जो हमारा सिलेबस है उसमें जो है बात करें कि पहला जो हमारा पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पार्ट है, उसमें हमें जो टॉपिक दिए गए हैं, हमें क्या दिए गए हैं, हमें बताना है चाइल्ड डेवलपमेंट में प्राइमरी लेवल पर। देखिए क्लास कॉमन होती है, टॉपिक सेम रहते हैं, लेकिन हमारे जब एग्जाम में CDP का पेपर आता है तो दोनों का लेवल अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होता है, जब मैं क्लास लूँगी तो मैं आपको बताऊंगी कि पेपर 1 यानी कि लेवल 1 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और पेपर 2 का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हमारे क्वेश्चंस तो थ्योरी से ही होते हैं, बट वो क्या होते हैं स्टेटमेंट्स में बदल जाते हैं। तो हमें उन स्टेटमेंट से निकलना है।
यानी कि हमें पता है कि हम कॉमन क्लास लेने के बाद भी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही तैयारी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो सिलेबस है आप अपना स्कोर देखते जाइएगा कि 30 मार्क्स को कवर करता है कि नहीं करता, यानी कि हर एक टॉपिक की वेटेज है। मैं आपको बहुत ही आराम से समझा रही हूँ कि किस टॉपिक की कौन सी या कितनी वेटेज है। तो बात करें वेटेज की, टोटल मार्क्स हमारा 30 का और क्वेश्चंस भी आने हैं 30। बट अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सीडीपी जो है सीडीपी नहीं है, यानी कि सीडीपी की क्लास सिर्फ सीडीपी की क्लास नहीं है, ये आपकी ऑल ओवर पैडा क्लास है। यानी कि पढ़ाऊंगी तो सीडीपी में, लेकिन इसके क्वेश्चंस आपको ईवीएस में भी देखने को मिलेंगे, मैथ्स में भी देखने को मिलेंगे, सोशल साइंस की पैडागोजी में भी मिलेंगे, और अगर आप साइंस एंड मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको साइंस एंड मैथ्स की पैडागोजी में भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें, पहला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट यानी कि विकास, और किसका विकास, बच्चे का जो विकास है, और हम उसे क्या करेंगे, उसका रिलेशन बताएंगे किससे, लर्निंग से। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग में और डेवलपमेंट में, लर्निंग को हम कहते हैं अधिगम और डेवलपमेंट को कहा जाता है विकास, दोनों में क्या अंतर है या दोनों में क्या रिलेशन है। पहले तो डिफरेंस को तो बाद में देखेंगे, पहले रिलेशन को देखते हैं। कॉमन सी बात है, जैसा हमारा लर्निंग होता है वैसा ही तो डेवलपमेंट होता है। मानकर चलिए सीडीपी तो हमारी केवीएस में भी आती है, डीएसएसबी में भी आती है, ऑल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है, बट सीडीपी में ऐसे कौन सी लर्निंग की जाए, ऐसे कौन से टॉपिक पढ़े जाएं जिससे आपका सीटेट क्वालिफाई हो। कॉमन सी बात है, जैसा आप यहाँ सीखोगे वैसा ही तो पेपर होगा, और पेपर होगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। यानी कि फर्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम समझेंगे, क्या समझेंगे, जो रिलेशन समझेंगे कि रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अधिगम और विकास में क्या अंतर है। अधिगम और विकास से रिलेटेड स्टार्टिंग में ही हमारे 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये आज तो सिर्फ मैं क्लास ही डिस्कस कर रही हूँ, जब मैं पूरा प्रॉपर क्लास लूंगी तो मैं आपको एक एक टॉपिक में बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने हैं। क्लास लेने के बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपको एक्स्ट्रा किसी भी तरह की प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, क्लास ही काफ़ी है। क्लास प्रॉपरली तो समझो आपका सीडीपी क्लियर। चलिए बात करते हैं दूसरी। अभी मैंने आपको बताया कि पहले वाले कंसेप्ट में हम समझेंगे लर्निंग एंड डेवलपमेंट को, कि अधिगम क्या होता है और विकास क्या होता है। दूसरे टॉपिक में हम समझेंगे इसके प्रिंसिपल्स। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 2 क्वेश्चन में क्या आता है, इंडिविजुअली डिफरेंसेस के बारे में पूछते हैं, डायरेक्शन के बारे में पूछते हैं। डायरेक्शन के बारे में कि हमारे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सेफेलोकॉडल हो रहा है या प्रॉक्सिमो डिस्टल हो रहा है। अगर जो बच्चा पहले पेपर देकर आया वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझेगा कि प्रॉक्सिमो क्या है और सेफेलोकॉडल क्या है। यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल्स में हम वो सब प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे जो एज अ प्राइमरी, एज अ सेकेंडरी टीचर जो पता होने चाहिए। जब एक टीचर क्लास में पढ़ाने जाती है तो उसको पता होना चाहिए कि उन्हें किन किन नियमों का पालन करना है। नियम मीन्स प्रिंसिपल्स, यानी कि उसे पता होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, क्योंकि क्लास में है इंडिविजुअली डिफरेंसेस। हर बच्चा एक जैसा नहीं है। जब हर बच्चा एक जैसा नहीं है तो टीचर का टीचिंग स्टाइल भी एक जैसा नहीं है। इसकी सारी जानकारी विद पैडा कौन सा टॉपिक देगा हमें, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बात करें तीसरे टॉपिक की, अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों टॉपिक्स हमारे इंटर रिलेट करते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन है लर्निंग में और डेवलपमेंट में। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि एज अ प्राइमरी, एज अ सेकेंडरी टीचर मुझे कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना है। और तीसरा मुझे पता होना चाहिए रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो विकास है, उसमें 2 चीज़ों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका रोल होता है, एक हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम का, और दूसरा रहता है इन्वायरमेंट का यानी कि वातावरण का। 2011 में जब पहली बार सीटेट आया था ना, तब से लेकर हर 2 साल बाद एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें क्या 50% रोल हेरिडिटी का और 50% रोल क्या इन्वायरमेंट का होता है। मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। वो सोचते हैं कि डेवलपमेंट तो 2 ही चीज़ों से बना है, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण, तो वो सोचते हैं 50-50 होगा, बट ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट जो है वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है, बोथ प्रोडक्ट होता है। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बोथ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि हमारा तीसरा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम डीपली पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या है और किस तरह से वो हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, और साथ ही जो वातावरण है वो भी कैसे हमारे विकास को प्रभावित करता है। 2-2 करके 5 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन चुके हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन भी अगर मैं डालती हूँ, पेपर में आता है 2 क्वेश्चन यहाँ से, तो मानकर चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके इन 3 टॉपिक्स में ही प्रिपेयर हो गए। चलिए बात करें 1 नंबर का क्वेश्चन। हमारा एक क्वेश्चन पूरे पेपर यानी कि 150 का जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं समाजीकरण, क्या होता है, समाजीकरण क्या है भाई। और समाजीकरण का, क्योंकि हम बच्चे का डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं और बच्चे का डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर एक सोशल डेवलपमेंट भी है।
जिसके बारे में मैं आपको वहाँ पर वाइगॉट्स्की की थ्योरी पढ़ाऊंगी। यानी कि देखेंगे कि सोशलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, ये जो सोशल वर्ड है, ये किससे बना है? सोशल एडजस्टमेंट से बना है। और इसमें टीचर का क्या रोल होता है, पेरेंट्स का क्या रोल होता है, और हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह या हमारे पेयर ग्रुप्स होते हैं उनका क्या रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा लेंथी टॉपिक नहीं है पर 1 मार्क्स का है, लेकिन 30 में से 30 लाने तो 1 नंबर भी जरूरी है। क्या आपको पता है मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन है क्या? सोशलाइजेशन सोशल एडजस्टमेंट है। कौन सी स्टेज में होता है? एडोलसेंस में होता है। अगर मैं बात करूँ उसकी चाइल्डहुड पीरियड की, क्या चाइल्डहुड पीरियड में भी सोशलाइजेशन देखने को मिलता है? कुछ इसी तरह की बात क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जब हम पूरा पार्ट लेंगे सोशलाइजेशन का। चलिए बात करें अब जो कि हमारा बेस है। जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं उन्होंने देखा होगा पूरा पेपर, पूरा सीडीपी जो है वो 3 थिंकर्स से क्या होता है? भरा पड़ा होता है। यानी कि मोस्टली क्वेश्चंस हमें कहाँ से आते हैं? 3 थिंकर्स से आते हैं। कौन से 3 थिंकर्स हैं? एक है जीन पियाजेट, एक है कॉलबर्ग, एक है वाइगॉट्स्की। यहाँ पर मैं आपको इन तीनों की कंस्ट्रक्टिव थ्योरी बताऊंगी। हमारा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हमारी एनसीईआरटी अब जो बात करती है वो क्या करती है? कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की करती है। अब ये कंस्ट्रक्टिव वर्ड क्या होता है, इसके लिए तो आपको मेरी क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट एंड वाइगॉट्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी हम पूरा डिस्कस करेंगे। आप पेपर देते होगे तो आपने देखा होगा बड़ी कंफ्यूजन होती है कि MKO मोर नॉलेजेबल अदर क्या है, हमें नहीं पता चलता। ZPD जॉन ऑफ अ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैफोल्डिंग का रोल हमारे सोशलाइजेशन में या हमारे लर्निंग में क्या होता है। और हम कंपेयर करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिलेबस सेम हो जाने से पेपर 1 और पेपर 2 का लेवल अलग अलग होता है। तो मैं जब क्लास लूंगी तो मैं आप में क्लास में पूरी आपकी हेल्प करूंगी कि कौन सा क्वेश्चन पेपर 1 में आना है और कौन सा क्वेश्चन हमारा पेपर 2 में आना है। पेपर 2 में क्योंकि कंस्ट्रक्टिव है, क्रिटिकल थिंकिंग को हमें अप्रोच करना है, बढ़ाना है, तो हमें थिंकर्स को एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा। आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा खासकर पेपर 2 में क्या करते हैं, 2 थिंकर्स हैं। 2 थिंकर्स कौन है? एक का नाम क्या है? जीन पियाजेट, और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है वाइगॉट्स्की। खासकर इन 2 थिंकर्स को कंपेयर किया जाता है। बहुत से मोस्टली कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनकी सिमिलैरिटीज और इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए। जब जीन पियाजेट की बात करें तो टोटली बात करते हैं माइंड की। वो कहते हैं कि एक बच्चा अच्छे खासे थॉट्स लेकर आता है, एक अच्छा खासा स्कीमा, एक अच्छा खासा कॉग्निटिव मैप लेकर आता है। ये कॉग्निटिव मैप ही उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में या अदर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वाइगॉट्स्की बिल्कुल अपोजिट है। वो कहते हैं कि नहीं, पहले बच्चा क्या करता है? सोशल टच में आता है। सोशल टच में वहाँ पर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है एंड देन उसके बाद क्या होता है? उसका लर्निंग पार्ट स्टार्ट होता है। आपको क्या करते हैं, दोनों थिंकर्स की स्टेटमेंट दी गई होती है, आपसे ये पूछते हैं चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हमारे सीटेट का यही पैटर्न है, या तो आपसे करेक्ट पूछते हैं या इनकरेक्ट। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी। सीटेट को करने का अपना एक अलग तरीका है जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है अपने स्कोर को बढ़ाने की। अभी मैंने एक छोटी सी बात बताई, अगर जीन पियाजेट आ रहा है तो पहले थॉट्स आएंगे, लैंग्वेज बाद में आएगी। वो कहते हैं बच्चा अच्छा खासा माइंड लेकर आया। वाइगॉट्स्की की बात करें तो वो कहते हैं कि पहले बच्चा सोशल टच में आता है, वहां पर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और उससे ही वो आगे जाकर क्या करता है? अपना लर्निंग करता है। तो दोनों अपोजिट है कि नहीं? वाइगॉट्स्की ने कहा कि स्टार्टिंग में लैंग्वेज एंड थॉट 2 अलग अलग प्रोसेस थे, पर वाइगॉट्स्की तो जीन पियाजेट तो कहते हैं वो तो स्टार्टिंग से ही एक है। अब इस डिफरेंस को समझने के लिए आपको पूरी क्लास जीन पियाजेट की, जो कि मेरी पहली क्लास होने वाली है, जरूर लीजिएगा। पूरी की पूरी वो क्लास आपको 150 में से 10 मार्क्स की तैयारी करवाएगी। अगर आपने वो एक पूरी क्लास ली तो मानकर चलिए कि आप 150 में से 10 नंबर के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो हम जो हमारा है पियाजेट करेंगे, कॉलबर्ग करेंगे, वाइगॉट्स्की करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बात है। एक है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड और एक है हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड को हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को हम कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा। अगर मैं अभी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बताऊं तो शायद आपने माइंड में रिकॉल करिएगा कि आपको पता है हर पेपर के, हर 2 पेपर के गैप में पूछा गया प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसके नाम से अंदाजा लगाते हैं, प्रोग्रेसिव है तो प्रगति करता होगा, सब बड़े सब बड़े। ऐसा नहीं है भाई। प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो सिस्टम है, वो पॉलिसी है जिसको में बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग कराया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है जिसमें बच्चे को करके सिखाया जाता है, और करके सीखना क्या है, एक बच्चे की ज़रूरत है। आपको पता है हमारा जो करिकुलम है टीचर सेंटर्ड से अब चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है। और चाइल्ड सेंटर्ड के लिए ये चाइल्ड सेंटर्ड वर्ड आज ऐसे ही नहीं आ गया है, इसकी एक हिस्ट्री रही है जिसे हम पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन आई, प्रोग्रेसिव ने कैसे इंक्लूसिव को जन्म दिया, और इंक्लूसिव का रिजल्ट आज हम देख रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड। एक चीज से काम नहीं चलेगा, सीडीपी के लिए हमें इंटर रिलेट करना पड़ता है। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को समझने के लिए प्रोग्रेसिव का भी पता होना चाहिए और इंक्लूसिव एजुकेशन का भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है आपको, इंटेलिजेंस।
ये भी हमारा कंस्ट्रक्टिव का ही पार्ट है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है एक ऐसी सोच जिसमें बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अप्रोच बदल गई है, चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। तो ऐसे में टीचर बच्चों को समझे, इसीलिए टीचर को पहले इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए। जब मैं आपको इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगी, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको यहाँ पर 6 थिंकर्स के बारे में बताऊंगी। 1 फैक्टर थ्योरी जो कि हमारी बिनेट की थ्योरी है, 2 फैक्टर थ्योरी जो कि स्पेयरमैन की है, तीसरी हमारी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक की है, फिर हम करेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो कि थॉर्स्टन्स थ्योरी है, और फिर हम करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि गार्डनर की है। गार्डनर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन पैडागोजी के आने ही आने हैं। आपसे पूछा जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है और इंट्रा क्या है, और कौन से ऐसे हमारे थिंकर हैं जो इंटरपर्सनल की बात करते हैं और इंट्रा की बात करते हैं। तो इसके लिए भी अभी तो हमारा सिलेबस ही डिस्कस हो रहा है, हम अपनी क्लास में, इंटेलिजेंस की क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे कि एस टाइप की इंटेलिजेंस क्या होती है, जो है ऑटोमेस्टिक थ्योरी क्या होती है, इंटरपर्सनल थ्योरी कौन सी होती है, नेचुरलिस्टिक थ्योरी कौन सी होती है। तो ये हम इसके कौन से वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के अंदर। अच्छा, इंटेलिजेंस का ही ये वाला भी पार्ट हमारा इसी में इंक्लूड हो जाएगा, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस की बात करेंगे, और जब भी अलग अलग इंडिविजुअल इंटेलिजेंस की बात आती है तो उसके लिए हमें गार्डनर को पढ़ना पड़ता है। गार्डनर को तो आप जानते ही होंगे, पेपर में पूछा जाता है कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात करते हैं। क्या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? एक पायलट है, प्लेन चला रहा है, प्लेन चलाते समय अकॉर्डिंग टू गार्डनर उसकी कौन सी इंटेलिजेंस वर्क कर रही है। एक टीचर है, टीचर के अंदर इंटरपर्सनल होना चाहिए कि इंट्रा। कुछ इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमारे किस में आते हैं, सब सीडीपी में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अब हमारे इसमें क्या है, कुछ और टॉपिक्स हैं। क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड जानेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड किसका जानेंगे? ये पैडागोजिकल है, ये प्रैक्टिकल होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिलेबस से नहीं है पर अंडरस्टैंडिंग बेस है, जो एज अ टीचर आपको कुछ बातें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। हम यहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से स्पेशल नीड्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसके लिए हमें जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए हमें NCF 2000 यानी कि 2000। अब आप ये मत बोलिएगा 2000 वाला कौन सा NCF, हमारे सिलेबस का पार्ट नेशनल करिकुलम 2005 है, बट 2005 से पहले हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी कि हम 2005 की राष्ट्रीय की जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ भी इसके बैकग्राउंड को जानने की ज़रूरत है। सीटेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वो कौन से ऐसा फ्रेमवर्क है या कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो सब्जेक्ट्स को अलग अलग ना करके इंटरग्रेटेड किया गया। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इंटरग्रेटेड अप्रोच। इंटरग्रेटेड अप्रोच होती क्या है? जब हम सब्जेक्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में ना करके इंटर रिलेट करके पढ़ाते हैं। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं सीटीपी की बात कर रही हूँ, बट साथ में मैं इसे अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी रिलेट करूँगी, क्योंकि हमारा सीटीपी का जो पार्ट है वो हमारी हिंदी की पैडागोजी में भी आता है, मैथ्स की पैडागोजी में भी आता है। जैसे मैथ्स की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 ईयर्स का एक बॉय है, वो क्या कर रहा है? वो टेस्टिंग कर रहा है, मिल्कमैन से मिल्क लेते समय वो चेक कर रहा है कि उसने उसको करेक्ट दिया कि नहीं दिया। और आपसे पूछा गया ये जो बच्चा प्रोसेस अपना रहा है, ये जो प्रक्रिया अपना रहा है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स क्या है? क्या ये बच्चा अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, क्या ये बच्चा नॉलेज कर रहा है, क्या बच्चा एनालिसिस कर रहा है, या ये बच्चा इवैल्यूएट कर रहा है? बड़ी कंफ्यूजन है। एक आंसर ठीक है, एक आंसर ज़्यादा ठीक है, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि एक आंसर ठीक और एक आंसर ज़्यादा ठीक की क्या पॉलिसी है। हम जब पेपर देकर आते हैं ना, फ्रेशर शायद मेरी ये बात ना समझ पाए, लेकिन जो बच्चे लगातार सीटेट दे रहे हैं तो उनको एक ही शिकायत रहती है कि जब हम पेपर करते हैं तो दो आंसर बिल्कुल गलत होते हैं जो साइड हट जाते हैं, और कन्फ्यूजन हमें 2 में होती है। अब ये 2 में कन्फ्यूजन हो क्यों रही है? क्योंकि एक आंसर ठीक है और एक आंसर ज़्यादा ठीक है। जो आंसर एक ठीक है वो माइंड में यूँ क्लिक हो जाता है, बट जो आंसर ठीक नहीं होता, यानी कि जो क्लिक हुआ है वो ठीक नहीं है, उसके अलावा जो डबल टिक वाला है यानी कि जो ज़्यादा सही है, उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है वो कैसे आई, किस तरह से आई। यानी कि सीटेट को क्या, सीडीपी को हमने रोट लर्निंग की तरह नहीं करनी है कि नोट्स बनाए। देखिए मार्केट में बहुत सारी क्या कहते हैं बुक्स वगैरह हैं, अरिहंत की है, उपकार की है, बट इतना पढ़ने के बाद भी बच्चों का पेपर क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा कंटेंट कहीं से लिया, थोड़ा कहीं से लिया और उसकी एक बुक बनाकर दे दी। आधी अधूरी नॉलेज के साथ जाओगे तो आप इसमें अटकोगे ही कि एक आंसर ठीक है और एक आंसर ज़्यादा ठीक है। आपको ये मैं तरीका बताऊंगी जिससे आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पर जो है ये तो टॉपिक्स तो रहेंगे ही रहेंगे कि क्या क्या डिफिकल्टीज़ होती हैं जब एक बच्चा लर्निंग कर रहा है, तो वो किन किन डिफिकल्टीज़ को फेस करता है, और डिसेबिलिटीज़ भी आती हैं कि ये सारा उनकी क्रिएटिवनेस कैसे आएगी। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसे हम पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास में डिस्कस करेंगे, वो भी सीटेट के क्वेश्चन के साथ में। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही थी कि हमें NCF 2005 तो पढ़ना ही है, बट इसके लिए हमें NCF 2000 भी पढ़ना है। साथ ही हमारे इस करिकुलम में एक और चीज़ ऐड हो गई है, NEP 2020।
आपको पता है 2020 जो हमारी NEP आई है, नई शिक्षा नीति आई है, बहुत सारे बदलाव लेकर आई है और NCF और हमारा NCERT उसे पूरी तरह से सपोर्ट करता है। तो एक क्लास आपकी इसकी भी जाएगी, जिसके बाद आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन NCF से और जितने भी क्वेश्चन जो NEP है उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और गलत भी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं आगे। ये तो हमने देख लिया कि हमारा सिलेबस है। अब पेडागोजिकल का जो 10 मार्क्स का है, ये तो इन्होंने डिवाइड किया है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगी। ये पेडागोजी जो है, मेरा अपना ये तरीका रहता है कि मैं थ्योरी के साथ ही पेडागोजी पार्ट कराती हूँ। अगर मैंने आपको कॉग्निटिव पार्ट कराया तो मैं इसके पैडा के लिए अलग से क्लास अरेंज नहीं करूंगी, मैं उसी क्लास में आपको पेडागोजी बताऊंगी। जैसे हम जीन पैजेट की ही बात ले लें तो उन्होंने टोटल कितनी स्टेजेस में बांटा, डिवाइड किया 4। अब स्टेजेस से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पेडागोजी से अलग क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक गर्ल है सीता, पहले दाल एंड राइस को मिक्स करके खाना सीखती है, देन जब वो बड़ी हो जाती है तो दाल एंड चावल को अलग अलग यानी कि करके खा रही है। अब आप बताइए, अकॉर्डिंग टू जीन पैजेट ये बच्चा अडेप्टेशन कर रहा है कि एसिमिलेशन कर रहा है? दिमाग घूम जाता है जब नहीं पता हो एसिमिलेशन क्या है, अडेप्टेशन क्या है। बट क्लास लेकर देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए बात करें आगे। पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अगर हम टीचर्स होते या हम कहीं टीचिंग कर रहे होते तो ये क्वेश्चंस तो हम अपने आप ही सॉल्व कर लेते, पर जो टीचिंग कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, पर जो टीचिंग नहीं कर रहे उनके लिए हमें ये देखना है कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। सीटेट में बार बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक बच्चा फेल होता है, फेलियर्स यानी कि बच्चों में फेल होने के, वैसे बच्चों के लिए हमें फेलियर वर्ड यूज़ करना नहीं होता है, कभी भी कोई बच्चा फेल नहीं होता, फेल होती है व्यवस्था, मैनेजमेंट। एक बच्चा तो कच्ची मिट्टी की तरह है, जैसा आप उसे बनाना चाहोगे वैसा वो बन जाएगा। फेल होने के पीछे रीज़न होती है आपके मैनेजमेंट की, आपकी व्यवस्था की। इसी को आपको बताऊं, अगर इसके अंदर हमारा क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है एक बच्चा फेल होता है और बच्चे फेल होते हैं। देखिए, एक बच्चा अगर फेल हो रहा है स्कूल में या उसमें तो उसके पीछे रीज़न उसका इंडिविजुअल कारण हो सकता है, लेकिन अगर बच्चे 30 बच्चों की क्लास है और पास ही 2 हो रहे हैं यानी कि बच्चे फेल नहीं हुए, यहाँ पर सिस्टम ही फेल हो गया, तो हम यहाँ पर पूरा सोचेंगे, थिंक एंड लर्न करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं और बच्चों के जो उनका परफॉर्मेंस होता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। चलिए और एक और बात करें, सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें। सोशल एक्टिविटीज़ को मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगी किससे, रियल लाइफ से। यहाँ पर थोड़ा सा हम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि सोशल एक्टिविटीज़ को, क्योंकि हमारा एनसीएफ चाहता है कि ना आप जो कुछ भी सिखाओ, चाहे आप ईवीएस सिखाओ, चाहे आप मैथ सिखाओ, चाहे आप सोशल स्टडीज़ पढ़ाओ, चाहे आप सोशल साइंस पढ़ाओ, उसे क्या कर दो, उसे आप बच्चे की रियल लाइफ से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो इस प्रोसेस को हम सारा यहाँ पे बेसिक प्रोसेस में पढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे कि एक बच्चे को कहाँ कहाँ जब वो कोई चीज़ सीख रहा है तो साइंटिफिक तरीके से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, वैज्ञानिक तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चे को सीखने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें हमारा डिसेबिलिटीज़ वाला पूरा पार्ट रहेगा। डिस्ग्राफिया क्या है, डेलिस्किया क्या है, फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, हम सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अफेशिया क्या है, अफेशिया अगर एक बच्चे को लैंग्वेज डिसऑर्डर हुआ है तो उसे क्या नाम दोगे, तो इसके लिए हमारी पूरी क्लास रहेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ ये सारा हमारा इस पार्ट में रहेगा। नेक्स्ट बात करें, हम बात करें एरर्स की। एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं लर्निंग में। गलतियाँ जिसे हम त्रुटियाँ भी कहते हैं, एरर्स पार्ट होती है हमारी किसका, लर्निंग का। इससे हमारा लर्निंग रुकता नहीं है। सीटेट में आपसे पूछा गया जनरली कि एज अ प्राइमरी, एज अ सेकेंडरी टीचर आप ये बताइए कि एक बच्चा अगर प्राइमरी का बच्चा एरर्स कर रहा है, एरर्स मतलब सुनते समय बोलते समय वो गलतियां कर रहा है, तो एज अ प्राइमरी टीचर आपका क्या रोल रहेगा। और अगर वही बच्चा 6th का है, 7th का है, 8th का है, एरर्स कर रहा है, तो एज अ सेकेंडरी टीचर, एज अ टीजीटी टीचर आपका रोल क्या रहेगा। क्या एरर्स भी हमारे लर्निंग का पार्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। थॉर्नडाइक ने कहा ट्रायल एंड एरर, इंसान गलतियां करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। एक बच्चा बार बार कुछ गलतियां करने से बच रहा है तो ये नहीं बताता कि वो गलतियां कर रहा है, बल्कि वो पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बता रहा है कि वो कैसे सीख रहा है। यानी कि एक क्वेश्चन हमारा यहाँ भी बन गया। चलिए, और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हमें दिया गया है यहाँ पर, कॉग्निशन एंड इमोशन। कॉग्निशंस जिसे हम कहते हैं संज्ञान और इमोशंस जिसे हम कहते हैं संवेग। क्या रिलेशन है भाई इमोशंस में और कॉग्निशन में? पहले तो मैं आप लोगों को कॉग्निशन का मतलब बता दूं। कॉग्निशन वर्ड हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप अटेंशन कर रहे हो, जजमेंट करोगे, प्लानिंग करोगे कि हमें आगे की वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है। आप ये सारा का सारा काम किससे कर रहे हो, अपने कॉग्निशन पार्ट से कर रहे हो, अपने संज्ञान से कर रहे हो। अब ये संज्ञान हमारा यानी कि हमारा जो कॉग्निशन पार्ट है, क्या हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है? होता है भाई। कैसे जुड़ा होता है सोचो जरा। हमारा एक डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है, वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कहता है कि विकास के सभी पार्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो क्या इमोशंस भी हमारे डेवलपमेंट को, हमारे जो कॉग्निशन पार्ट है माइंड को इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको भी हम एक क्लास में लेंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा कॉग्निशन एंड इमोशन। चलिए आगे बात करें। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। याद रखिएगा, जब भी लैंग्वेज की बात होगी तो हमें 2 थिंकर्स को याद रखना है। एक याद रखना है हमने स्किनर
स्किनर की थ्योरी कौन सी है? इन्वायरमेंटल थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ऑपरेंट थ्योरी। पूरा बताऊंगी कि कैसे लैंग्वेज में ऑपरेंट यानी कि क्रियात्मक का क्या रोल होता है, रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पैडागोजी का क्वेश्चन आता है कि रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रियाएं कब बढ़ती हैं कब घटती हैं, इनका क्या रोल होता है एज अ टीचर। मोटिवेशन और रेनफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है, वो सारा प्रोसेस हम लैंग्वेज को जब सीखेंगे तब करेंगे। साथ ही यहाँ पर स्किनर के साथ में कौन रहेंगे? चॉम्स्की। LAD याद है? LAD क्या है? जनरेटिव ग्रामर क्या है? कौन से ऐसे थिंकर हैं जो कहते हैं कि लैंग्वेज बायोलॉजिकल प्रोसेस से सीखी जाती है? LAD क्या होता है? क्या ये डिवाइस है? क्या ये हम इंसानों के अंदर पाया जाता है? क्या ये एनिमल्स में भी है? कुछ इस तरह के जो हमारी थ्योरी पार्ट रहेगा वो चॉम्स्की की थ्योरी में रहेगा। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 100% शॉर्टी के साथ मैं आपको बताती हूँ, पूरे पेपर में पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन जरूर डाला जाता है। मैं भी आपसे पूछूं क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एज अ प्राइमरी एज अ सेकेंडरी टीचर क्या आपको क्लास में इंडिविजुअली डिफरेंसेस करने चाहिए? 70 से 80% बच्चे मुझे कहेंगे नहीं, एज अ टीचर आपको क्लास में इंडिविजुअली डिफरेंसेस नहीं करने चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें क्लास में एज अ प्राइमरी एज अ सेकेंडरी, या मैं ही आपको क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, हमें इंडिविजुअली डिफरेंसेस करवाने चाहिए। एक टीचर को इंडिविजुअली डिफरेंसेस करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? इंडिविजुअली डिफरेंसेस का मतलब होता है हर बच्चा अपने आप में अलग है। जब हर बच्चा अपने आप में अलग है तो उसके अंदर स्किल्स भी अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर क्या करती है, जब स्कूल में कोई कंपटीशन होता है, जैसे कि डांस कंपटीशन है या आप मान लीजिए कोई साइंस का कंपटीशन है, तो टीचर उसी बच्चे को उसमें भेजती है जिसका साइंस पार्ट अच्छा है, डांस में उसी बच्चे को भेजती है जिसका डांस पार्ट अच्छा है। तो ये क्या कर रही है? ये इंडिविजुअली डिफरेंसेस तो कर रही है। तो पॉजिटिव वे में सोचे तो हमें इंडिविजुअली डिफरेंसेस क्या करने चाहिए? करने चाहिए। अब हमें, अगर हमने इसको डीपली नहीं पढ़ा तो हम तो गलती करके ही आएंगे, क्योंकि हमें एक बार लगता है इंडिविजुअली डिफरेंसेस का मतलब है अलग भेदभाव सा करना, बट ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली डिफरेंसेस का मतलब है हर बच्चा अपने आप में अलग है, तो उसका डेवलपमेंट भी क्या होगा? अलग होगा। चलिए बात करें आगे, ये तो हमारे मेन टॉपिक्स हो गए। और अब ले लें जो कि हमारा बेस है। बेस क्या है? बेस हमारा है CCE। पूरे पेपर में पूरी वेटेज जो रहती है 20 से लेकर 25, यानी कि मैथ्स EVS जो भी आपका पेपर 1 या पेपर 2 है, ऐसा कोई पार्ट नहीं सब्जेक्ट का जहां पर असेसमेंट और इवैल्यूएशन, आकलन और मूल्यांकन शब्द ना आता हो। हम सोचते हैं कि हमें आकलन भी पता है, हमें ये भी पता है कि मूल्यांकन क्या है, बट पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं फिर भी गलत होते हैं क्योंकि हमने उसको डीपली नहीं पढ़ा। जैसे रिलेशन बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, क्या ये दोनों प्रोसेस एक ही है? क्या ये अलग है? इसको समझेंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? एक कुक है, खाना बनाते बनाते खाने को टेस्ट कर रहा है, बताइए एज अ टीचर, एज अ प्राइमरी टीचर असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रहा है कि फॉर लर्निंग कर रहा है? तो यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा, जिससे आपका CCE से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम तो हमारा क्या रहेगा? CCE। लेकिन CCE में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे, इसकी मेरिट्स की बात करेंगे, इसके टाइप्स की बात करेंगे, और साथ में पैडा वाले पार्ट की बात करूं तो मैं वहां पर आपको बताऊंगी असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है, और एक और चीज इसमें ऐड कर देंगे, असेसमेंट एज लर्निंग। बड़ी कंफ्यूजन होती है जब पेपर में आते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। बड़ी ही लॉन्ग वीडियो बनेगी इस पर, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, फिर से जब पेपर देने जाओगे तो याद करोगे कि CCE पैटर्न से हमारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे। अभी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है भाई? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको सारे थिंकर्स की थ्योरी, उनके कंसेप्ट का पता होना चाहिए। देखिए ये हमारा एक जो सब्जेक्ट है ना, साइकोलॉजी, जिसे मैं CDP कह रही हूँ, ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ्स की तरह नहीं है। हम मैथ्स में क्या करते हैं, जब जोड़ते हैं 2 और 2 4 होते हैं। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की क्या क्वालिटी है कि उसमें 2 और 2 4 है, यानी कि 2 और 2 को प्लस करोगे तो 4 ही आएगा। पर साइकोलॉजी में ऐसा, CDP में ऐसा नहीं होता। यहाँ 2 और 2 3 और 2 और 2 5 होते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रही है मैम, 2 और 2 3 और 2 और 2 5? बिल्कुल यही फंडा हमारा CDP में चलता है, 2 और 2 और 2 और 2 3 और 2 और 2 5 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी थिंकर को हम पूरी तरह से सही या गलत का टैग नहीं देते। हम क्या करते हैं, सारे थिंकर्स को पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हमें अलग अलग उसमें दिया जाए, तो कंपेयर करते हैं। जब आप 2 थिंकर्स को कंपेयर करते हो तो आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप डेवलप हो जाती है। चलिए आगे बात करें। आगे क्या, हमारा सिलेबस पूरा डिस्कस हो गया है, तो चलिए मैंने आपको पूरा बताया। हर टॉपिक से 1-1 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 मार्क्स तो कवर हुए ही हुए, यानी कि एक सब्जेक्ट से तो 30 तो कवर कर ही रहे हैं, साथ में हम ऑल पैडा भी साथ साथ रेडी कर रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को, मैंने अनाउंसमेंट भी हो गई है, हमारी सिलेबस भी डिस्कस हो गया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी एग्जाम बिल्कुल नियर बाय है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको जो पहली वीडियो मिलेगी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मिलेगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वीडियो ज़रूर लीजिएगा। और जैसा मैं आपको स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि जब ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो तो उन सभी बच्चों की ज़्यादा, जो बच्चे नीडी बच्चे हैं, जो किसी कारण से नहीं पढ़ पाए या कई काफ़ी टाइम से जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बट 2, 4, 5, 6 नंबर से उनका अटक जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो क्लास CCH आपको दे रहा है उन बच्चों की पूरी तरह से हेल्प होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।